आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग का प्रकरण एक बार फिर से चर्चाओं में। वहीं हौसला और 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामला एक बार फिर से सामने आने के बाद उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि इस बहुचर्चित स्टिंग प्रकरण में सीबीआई ने हरीश रावत, हरक सिंह रावत और उमेश कुमार और मदन बिष्ट को नोटिस जारी किया है और सीबीआई ने हाईकोर्ट में इन चारों के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। आपको बता दें कि हालांकि इस मामले में खानपुर से निर्दलीय विधायक और स्टिंग के सूत्रधार उमेश कुमार ने अनभिज्ञता जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि नोटिस मिलने के बाद न्याय संवर्त जो भी कार्रवाई होगी वही की जाएगी और उन्होंने सीबीआई को पूरा सहयोग करने का भी वादा किया है। मेरा मुंह बोलता है जब तक मेरे पांव चलते हैं। हमारे दोस्त हमको पूछते रहेंगे और हम प्रतिपक्ष हैं। हम जानते हैं कि हमारी आवाज को दबाने की कोशिश होगी, मगर इसके बावजूद भी क्योंकि किसी जांच एजेंसी से हमारा कोई बैर नहीं है, हम पूरा सहयोग देंगे। मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। नोटिस मिलेगा तद अनुसार हम जो है नियम का पालन करें। सर, आपको नहीं लगता कि देहरादून में जो है नोटिस जारी हुआ? देखिए, अभी तो मुझे कोई नोटिस नहीं प्राप्त हुआ है और मामला बहुत पुराना है क्योंकि 2016 का मामला है और अभी तक इसके संबंध में ना तो किसी न्यायालय से और ना सीबीआई से कहीं से भी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन जैसे भी प्राप्त होगा और जो भी कानून संबद्ध जो भी कार्रवाई होगी उसमें सहयोग करेंगे। क्योंकि सर 2016 एक कानूनी प्रक्रिया है और कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ये जिस प्रकार से उत्तराखंड को लूटने के लिए एक पूरी तरह से खुलेआम जो है दुकान खोल दी गई थी और खुलेआम कहा जाए कि मैं आंख बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, सो को तुम ये जिस तरह से अपनी सरकार को बचाने के लिए इस तरह से कृत्य को अंजाम दे रहे थे, तो उसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और कानून अपना काम कर रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साल 2016 के स्टिंग का प्रकरण एक बार फिर से चर्चाओं में है। बहुचर्चित स्टिंग प्रकरण में सीबीआई ने वॉइस सैंपल के लिए हरीश रावत, हरक सिंह रावत, उमेश कुमार और मदन बिष्ट को नोटिस जारी किया है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने जब इस मामले को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा ही राज्यपाल से सीबीआई जांच की मांग की गई थी और पूर्व में सीबीआई मुझसे इस मामले में बयान दर्ज करवा चुकी है। क्योंकि एक किसी भी कदम का या किसी भी काम का एक महत्व होता है और एक समय होता है। तो 2016 में तो क्योंकि उस समय हरीश रावत जी के कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हम लोग सब लोग खिलाफ खड़े हुए थे, तो उस समय एक एपिसोड हुआ और समय रहते हुए वो वैसे तो आज क्योंकि 8 साल के आसपास हो गया इस सारी घटना को। हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस का कौन प्रत्याशी होगा यह अभी तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत और हरक सिंह रावत दोनों ही हरिद्वार लोकसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं। वहीं कांग्रेस के विधायक और हरीश रावत के बेटी अनुपमा रावत का कहना है कि हरीश रावत को लोग हरिद्वार में पसंद करते हैं। ऐसे में हरीश रावत हरिद्वार से एक मजबूत कैंडिडेट है। हरीश रावत जी का हरिद्वार से बहुत गहरा संबंध है और मैं खुद की अगर बात करूं, मैं हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हूं। जिस तरीके से लोगों का मैं खुद जब काम करती हूं तो लोग मेरे काम से पहले हरीश रावत जी के काम को याद करते हैं। वो कहते हैं उन्होंने ऐसा काम किया, आप भी ये कार्य करते हो तो बहुत अच्छा। तो हरीश रावत जी का हरिद्वार के लोग किस तरीके से उनसे स्नेह रखते हैं, किस तरीके से लगाव रखते हैं, तो जब जाहिर
लेकिन देखिए, जो रुख मैं देख रही हूँ, लोग स्वयं पूछते हैं। मैं ज्यादा इधर उधर की बात ना करूँ, मैं तो अपनी सीट की बात करूँ तो वहाँ लोग, इसमें कोई दो राय नहीं, वो पूछते, क्योंकि हरीश रावत जी ने जो कार्य किए, लगातार उनका जो जुड़ाव रहा सांसद के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, तो वो लोगों के प्रति डायरेक्ट। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ के गर्भगृह में लगी प्लेटों के मुद्दे पर सरकार पर तंज कसा है। हरीश रावत ने कहा है कि केदारनाथ का मामला श्रद्धा से जुड़ा हुआ है और वहीं यह राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल भी है और इस मामले पर सभी चीजों का स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। आखिर मंदिर में कितना सोना लगना था और कितना लगाया गया है, यह भी स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का यह भी कहना है कि केदारनाथ के मामले पर केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि तीर्थ पुरोहित और वहां के स्थानीय निवासी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अत्यधिक गंभीर है, करोड़ों करोड़ लोगों की भावना से जुड़ा मामला है, हमारी श्रद्धा का मामला है और इसमें राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल भी है। इसलिए चीजें स्पष्ट होनी बहुत आवश्यक है। यदि सोना लगा है तो कितना लगा है और माता को लेकर के जो भ्रम है और क्या तय हुआ था, वो सब चीजें खुलासा होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जिसमें तीर्थ पुरोहितों से लेकर के सामान्य लोगों के सवाल उठ करके खड़े हुए हैं। तो ये श्रद्धा का मामला से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन द्वाराहाट विकासखंड में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने तहसील परिसर पहुंचकर शासन प्रशासन के खिलाफ आंदोलनकारियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान तहसीलदार नीना चंद्रा ने माध्यम से 12 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा और ज्ञापन में आंदोलनकारियों ने कहा कि लंबे समय से राज्य की लड़ाई में सबसे पहले रहने वाले आंदोलनकारियों को 10% क्षितिज आरक्षण देने और मासिक पेंशन में बढ़ोतरी करने, कोषागार के माध्यम से पेंशन देने और चिन्हीकरण प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे आंदोलनकारियों में रोष पनप रहा है। और इसके अलावा आंदोलनकारियों ने क्षेत्र के पेयजल योजनाओं को दुरुस्त करने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आधुनिक उपकरणों के साथ वहीं टेक्नीशियन और विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्ति करने और सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, मनरेगा कार्यों में आ रहे रुकावट को दूर करने और गांवों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने और साथ ही आपको बता दें कि राशन कार्ड धारकों को 20 किलो गेहूं देने और तहसील में रजिस्ट्रार की नियुक्ति करने की मांग की गई है। विकासनगर के बीजेपी विधायक द्वारा महात्मा गांधी के संबंध में गलत बयानबाजी करने से नाराज विकासनगर के कांग्रेसियों में भारी रोष देखने को मिला, जहां कांग्रेस जनों ने विधायक का पुतला विरोध जताया। और आपको बता दें कि पीसीसी सदस्य संजय जैन ने कहा कि विकासनगर के विधायक एवं विद्वान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं और जिसके चलते राजनीतिक विरोध होने के बावजूद उनकी विद्वता का सम्मान नहीं सभी करते हैं और साथ ही आपको बता दें कि बावजूद उनके द्वारा महात्मा गांधी के बारे में की गई गलत बयान उनके चरित्र में हुए परिवर्तन को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करती है। ये गत दिवस क्षेत्रीय विधायक द्वारा महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया और प्रयोग करने के बाद भी उनके द्वारा एक आ गया है, मैंने तो एक मुहावरे के रूप में इसको यूज किया है। यह न केवल शर्मनाक है भाजपा की और उसके अनुयायियों की, उसके विधायकों की मानसिकता को बताता है। आज हमें नहीं, पूरे देश की जनता आंदोलित है। जब इन लोगों को विदेश में जाना होता है गांधी के नाम का इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्रतिमा के आगे सिर झुकाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। और दिलों में इनके प्रति, गांधी के प्रति जो सम्मान है वो निकल करके आया है। जो विधायक जी ने यहाँ पर बयान दिया है, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस जन आक्रोशित है और उस आक्रोश को प्रकट करने के लिए हमने आज यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम।
खबर हल्द्वानी से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने कैंप कार्यालय में जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों के साथ बैठकर अपराध की समीक्षा की और इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर एसएसपी ने सम्मानित भी किया। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने बताया कि सभी थाना और चौकी प्रभारियों को लंबित विवेचनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही आपदा की दृष्टि से अब मानसून सीजन में दुरुस्त क्षेत्र के थाना और चौकियों में आपदा के उपकरण उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं और इसके अलावा यातायात व्यवस्था पर्यटन सीजन के चलते चाक चौबंद किए जाने को भी कहा गया है। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पोहले जिले में मिले अज्ञात शवों की शनाख्त कर लंबित पुलिस मामलों के जल्द खुलासे के निर्देश भी दिए हैं। ये अभी हमारे जो है टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है नैनीताल में और कैची में भारी भीड़ अभी भी लगातार चल रही है। फोर्स द्वारा जो कैची में बहुत अच्छा संचालन किया गया उसके लिए मेरे द्वारा पूरी फोर्स को आपका जो है प्रशस्ति पत्र और सम्मानित किया गया है, जिनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके अलावा हमने आपदा को लेकर के भी इसमें मीटिंग की है, क्योंकि पूर्व में जो घटनाएं हमारे संज्ञान में आई हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो थाने दूरस्थ हैं उनमें आपदा के उपकरण और वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, उनमें थोड़ा प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो क्राइम मीटिंग का फोकस रहा है वो विवेचनाओं के निस्तारण में और खासकर जो गुमशुदा और लावारिस लाशें हैं उनको लेकर के इसमें फोकस किया गया है। हमारा जो पूर्व से इस मैक को लेकर के अभियान चल रहा था वो आगे जारी रहेगा, उसमें आगे बड़ी कार्रवाइयाँ देखने को मिलेगी। इसमें सभी थाना क्षेत्रों पे आगामी कावड़ और आपका जो आपदा सीजन है उसको ध्यान में रखते हुए फोकस किया गया। ऋषिकेश में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने सिख श्रद्धालुओं से भरी कार अनियंत्रित होकर ड्राइव वहीं डिवाइडर से जा टकराई और घटना में आपको बता दें कि ऋषिकेश में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने सिख श्रद्धालुओं से भरी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और जिसके बाद घटना में कार सवार 2 महिला श्रद्धालुओं को चोट लगी और घायल अवस्था में श्रद्धालुओं को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद महिला श्रद्धालुओं को छुट्टी दे दी गई है और घायलों की पहचान सुखविंदर कौर के रूप में की गई है और आपको बता दें कि मंजीत कौर के रूप में भी की गई है। आपको बता दें कि जो अमृतसर के रूप में हुए, बताया जा रहा है कि महिला श्रद्धालु अपने परिवार के साथ अमृतसर से श्री हेमकुंड साहिब धाम के दर्शनों के लिए जा रही थी और घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि ड्राइवर ने ब्रेक फेल होने की बात बताई है। आपको बता दें खबर ऋषिकेश से है, जो कि डिवाइडर से जा टकराई श्रद्धालुओं की कार और दर्शन करने के लिए जो आ रहे थे हेमकुंड साहिब श्रद्धालु और ड्राइवर ने ब्रेक फेल होने का कारण बताया है एक्सीडेंट होने का। दिनाजपुर में आत्महत्या करने का मामला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और 2 दिन के भीतर 2 लोगों ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। ताजा मामला वार्ड नंबर 5 की है, जहां अज्ञात कारणों के चलते एक 22 वर्षीय युवक ने अपनी ही दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और जिसकी सूचना दुकानदारों में उसके परिजनों को दिया गया और वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें खबर दिनाजपुर से है, जहां युवक की खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाया है। आपको बता दें खबर दिनाजपुर से है, जो कि युवक का फांसी लगाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन जांच में जुटी है। ये मृतक राजू बड़ोई नाम था इसका, करीब 22-23 साल की उम्र होगी। ये नोएडा का रहने वाला था। इसने दुकान खोली हमारे घर के बगल में 2-2.5 महीने पहले।
और ये हमेशा गुमसुम सा रहता था। कल दोपहर के लगभग ये अपनी बाइक लेके दुकान पे आया और अंदर चला गया, शटर को हाफ डाउन करके अंदर चला गया। रात तक जब ये बाहर नहीं निकला तो आसपास के लोगों ने वो शंका हुई, परिजनों को खबर किया। जब परिजन आए तो अंदर जाकर देखा कि ऊपर वो बाथरूम में। खबर ऋषिकेश से है, जहां 21 जून को बस स्टैंड रोड पर खड़े ट्रक से 55,000 नकदी और जरूरी दस्तावेज चोरी हो गए। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई नकदी और जरूरी दस्तावेज बरामद कर लिए हैं। कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया है कि आरोपियों की पहचान आकाश नेगी निवासी माया कोंडे, हैप्पी निवासी बैराज कॉलोनी और मनीष निवासी विस्थापित कॉलोनी के रूप में हुई है। और आकाश और हैप्पी पहले भी कई बार आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की वजह से जेल जा चुके हैं। चंपावत में भव्य धूमधाम के साथ 10 दिवसीय गोलजू महोत्सव का शुभारंभ किया गया। वही पारंपरिक वेशभूषा में तैयार हुई स्थानीय महिलाओं और छात्राओं ने सर्वप्रथम चंपावत GGIC से महोत्सव स्थल गोरलचौड़ मैदान तक भव्य कलश यात्रा निकाली और जिसके बाद क्षेत्र के सांसद अजय टमटा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर महोत्सव का शुभारंभ किया। कि गोलजू के इस पवित्र स्थान में, पवित्र धाम में उन्होंने गोलजू महोत्सव को इस बार के शुभारंभ किया। कलश यात्रा से शुभारंभ हुआ है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ आयोजन किए जाएंगे। इससे हमारे स्थानीय लोगों को बहुत बड़ा एक मंच उपलब्ध होता है, जिसके माध्यम से हमारे स्कूल के बच्चों की प्रतिभाओं को भी निखारने का मौका मिलता है। और इस कारण से नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार की विधाओं को देखने का अवसर, हमारे संस्कृति को, हमारे संस्कार को देखने का अवसर मिलता है। और मंच पे आने के कारण से बहुत सारे चीजों को हम यहाँ पर अपने प्रतिभावान लोगों को भी आगे निखारने में एक बहुत बड़ी मदद मिलती है। आने वाले समय के अंदर जो विकास की मुख्य धारा है वो भी विभिन्न प्रकार के जनप्रतिनिधियों के नाते से यहाँ पहुँचने से उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए भी एक मंच की उपलब्धता है। मैं गोलजू महोत्सव के माध्यम से हमारे कुमाऊं के, काली कुमाऊं के इस चंपावत के पवित्र स्थान में बहुत बधाई देता हूँ। तीर्थ नगरी हरिद्वार में आने वाले कांवड़ियों के लिए पुलिस ने एक QR कोड जारी किया और जिसके माध्यम से आने वाले शिव भक्तों को यातायात रूट डायवर्जन, खोया पाया केंद्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ ही पार्किंग की जानकारी इस QR कोड से मिल जाएगी। और पुलिस की ओर से इस बार कांवड़ मेले में आने वाले शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए एक नई पहल की जा रही है और जिसमें कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आसानी से शिव भक्त अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे। आपको बता दें कि पुलिस की ओर से 10 लाख QR कोड जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि खबर हरिद्वार से, जहां कांवड़ियों के लिए QR कोड जारी किया जा रहा है। 10 लाख QR कोड पुलिस जारी करेगी और इसके साथ ही आपको बता दें कि कांवड़ियों के लिए प्रशासन की एक नई पहल देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि तीर्थ नगरी हरिद्वार में आने वाले कांवड़ियों के लिए पुलिस ने एक QR कोड जारी किया है जिसके माध्यम से आने वाले शिव भक्तों को यातायात रूट डायवर्जन, खोया पाया केंद्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ ही पार्किंग की जानकारी इस QR कोड से मिल जाएगी। और पुलिस की ओर से इस बार कांवड़ मेले में आने वाले शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए एक नई पहल की गई है जिससे कि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार के दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आसानी से शिव भक्त अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे। आपको बता दें कि पुलिस की ओर से 10 लाख QR कोड जारी किए जाएंगे।
संख्या में लोग आ रहे हैं, सबकी चेकिंग तो पॉसिबल नहीं, लेकिन रैंडम चेकिंग होती है। और खासकर जो कांवड़ की गाड़ियां आ रही हैं, जो यहाँ पर आके फिर सस्ते हैं कांवड़ बनाते हैं, डाक कांवड़, उनको भी रैंडम चेक करने का प्रावधान रखा गया। एक हेल्प करने के लिए उनको QR कोड का 10 लाख पैम्पलेट बांटने के लिए हमने विभिन्न प्रदेशों में भी भेजा। साथ ही साथ बॉर्डर भी रखेंगे, जिसको स्कैन करने के बाद तत्काल उनको रियल टाइम पर पार्किंग की स्थिति, कहाँ उनकी पार्किंग है, बड़ी गाड़ियों की पार्किंग कहाँ पर है, छोटी गाड़ियों की पार्किंग कहाँ पर है, मोटरसाइकिल कहाँ पार्क होगी, उनको रियल टाइम बेसिस पर मिलेगा, पार्किंग की स्थिति भी मिलेगी। साथ ही साथ गूगल मैप के थ्रू वो स्कैन करने के बाद वहां पहुंच भी सकते हैं। वापसी का रास्ता क्या रहेगा, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डायवर्जन है कहीं पर, तो वो भी उनको समय टू समय। खबर चंपावत से है, जहां बारिश के चलते पूर्णागिरी मार्ग पर बटनागढ़ नाले में वहीं मलबा आने से यातायात बाधित हो गया है। बता दें कि मध्य रात्रि से ही पहाड़ों में भारी बारिश हो रही है और जिसके चलते बटनागढ़ नाला उफान पर आ गया है और मालवा आने से आपको बता दें कि पूर्णागिरी दर्शन के लिए सुबह करीब 4 बजे से बंद हो गया है और जिसके चलते वहां फंसे श्रद्धालु और स्थानीय टैक्सी वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं मार्ग को सुचारू करने हेतु नेटवर्क की भारी समस्या को देखते हुए वहां फंसे यात्रीगण स्थानीय प्रशासन से संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। आपको बता दें कि खबर चंपावत से है, जो कि जिले में देर रात हो रही बारिश की वजह से उफान पर आया है बटनागढ़ नाला और साथ ही आपको बता दें कि मलबा आने से यातायात बाधित हो गया है। आपको बता दें कि खबर चंपावत से है, जो कि जिले भर में देर रात से बारिश हो रही थी, जिसके बाद उफान पर आया है बटनागढ़ नाला और जिसके बाद उफान पर आने के बाद मलबा आने से यातायात बाधित हो गया है। सीएम धामी के विधानसभा चंपावत के झालागुड़ी में ग्रामीणों ने कुर्सी और लकड़ी की डंडों की मदद से फिर एक बार गर्भवती महिला की जान बचाई है और गांव में सड़क सुविधा का अभाव होने की वजह से ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीण लंबे समय से सड़क सुविधा का मांग करते आए हैं और पर सुध लेने वाला कोई नहीं है और गाँव के 40 परिवार सड़क के लिए कर रहे हैं, जो कि आपको बता दें कि पहाड़ों में डोली के अधिकांश गांव के लोगों के लिए 108 सेवा का स्थानीय विकल्प है और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सड़क सुविधा का अभाव है वहां आज भी ग्रामीण डोली के माध्यम से मरीजों एवं गर्भवती महिलाओं को ले जाते हैं। आज ये घटना फिर से हमारे झालाकुड़ी तो बरम सगार की है, जिसमें कि हमारी ये भाभी जी डिलीवरी महिला है, जो कि 1 हफ्ते से यहाँ पर परेशान चल रही थी। इन्हें बहुत पेन हो रहा था, काफ़ी मुसीबत का सामना कर रही थी और जैसे कि लोकली यहाँ पे डॉक्टर को बुलाया गया तो उनके द्वारा मना कर दिया गया। बोला कि हम ऐसे कठिन रास्तों से हम वहाँ पर नहीं आ सकते हैं। किसी की स्वास्थ्य की भी किसी को कोई परवाह नहीं है। आज की डेट में सरकार से हम गुजारिश कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में कोई स्वास्थ्य सुविधा के लिए भी आने के लिए तैयार नहीं है और हम लोग ऐसे बहुत उद्यम क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर अपना जीवन व्यापित कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं कई बार इस रोड के सिलसिले में हमने कई ज्ञापन भी दिए हैं और सरकार से हमने इस बात की लड़ाई भी लड़ी है, फिर भी हमारे क्षेत्र में कोई सुनवाई नहीं हुई है। और मैं उत्तराखंड सरकार श्री धामी जी से ये मुख्यमंत्री श्री धामी जी से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर 10 दिन के अंदर हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हमारे सारे लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित समाज के सारे लोग उग्र आंदोलन के लिए रोड पर आएंगे। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।